संजय राजोरा जी, आपका कर्तव्य साधना के पॉडकास्ट में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके बारे में मैंने बहुत सारा पढ़ा है कि आप बुलंदशहर से हो, आप दिल्ली में पले जी बड़े हो और उसके बाद आप अमेरिका चले गए थे। तो ये दिल्ली से अमेरिका अमेरिका तक का सफर कैसे हुआ? कुछ खास नहीं, मतलब दिल्ली में पला हूँ, बड़ा तो पता नहीं कितना हुआ ये तो मालूम नहीं, लेकिन वही जॉब 90s में पढ़ाई कर ली। फिर वो उस टाइम पे कंप्यूटर साइंस तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का थोड़ा बूम सा था, तो उसमें मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लिया मैंने, और तो कुछ खास ऐसा नहीं था। और आपकी पढ़ाई दिल्ली में ही हुई है ना? मेरी स्कूल और ग्रेजुएशन दिल्ली में ही हुआ है, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया है। ओके। और बुलंदशहर से क्या ताल्लुकात है आपका? और गांव है वहां पे अपना, ओरिजिनली हम वहीं से हैं। ओके। दिल्ली में तो कोई ओरिजिनल दिल्ली वाला तो कोई है नहीं, सब कहीं ना कहीं से है ही। ओके। तो अमेरिका में जाके आपने क्या महसूस किया वहां पे? अमेरिका में जाके मतलब अच्छा अच्छा ही महसूस हुआ, मतलब अच्छा खाना पीना, अच्छा फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड, और थोड़ा ऑर्डरली डिसिप्लिन लाइफ थी। उस टाइम यंग यंग भी थे, तो यू कुड डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज ओवर देयर, ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज। तो और बाकी काम था, नौकरी थी, पर उस टाइम मतलब ऐसा कुछ खास नहीं था कि मैं कुछ महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पे, ना मुझे ये लगा कि मैं एलियन कल्चर में हूँ, यहाँ पे कोई जानता नहीं है, बिकॉज मैं दोस्त आसानी से बना लेता था। हम्म। तो मेरे काफी सारे लोकल फ्रेंड्स बहुत सारी कंट्रीज के थे, वो सब बन गए थे। तो अच्छा था, जो हिंदुस्तान में कम पॉसिबल हो पाता है कि अलग अलग कल्चर्स के लोगों के, अलग अलग देश के लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो या खेल रहे हो। तो ओके। वो था वहां पे। तो ये यूएस का सिक्योर कॉर्पोरेट जॉब जिसमें आपके दोस्त भी बने थे, तो ये छोड़ के सब आप फिर इंडिया वापस आए, तो इसका ट्रिगर क्या था? मतलब वो फैसला कैसे हुआ? जॉब तो वैसे कोई भी सिक्योर होता नहीं है आजकल के जमाने में। जॉब को मैं तो गुलामी मानता हूँ, और मुझे मोनोटोनी से थोड़ी दिक्कत है कि जब ये डिसाइड हो कि डेली सुबह आपको ऑफिस जाना है और शाम को आना है और फिर अगले दिन फिर जाना है, और यही करते रहना निरंतर। और वो काम में शुरू में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था, जब मैंने शुरू करा था, लेकिन लेटर ऑन आफ्टर 10 years मुझे काम भी वो बोरिंग लगने लगा था, क्योंकि खास इंटरेस्टिंग काम था नहीं। ओके। और मैं वहां पे मिसफिट भी था थोड़ा सा। मैं कॉर्पोरेट लाइफ में फिट नहीं बैठता था, तो मुझे लगता था कि आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस। ओके। और मैंने एक स्टोरी सुनी है कि आप शायद स्वदेश मूवी देख के कुछ इंस्पायर हुए थे, ऐसे सुना है मैंने, तो उसकी क्या स्टोरी है? नहीं, स्वदेश मूवी देख के, हाँ मतलब फिल्म अच्छी है कुछ मायनों में वो। हम्म। तो सी एक्चुअली जिस जो इंडिया छोड़ के मैं अमेरिका गया था, वो इंडिया आज के इंडिया से बहुत डिफरेंट भी था, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में। मेरे ख्याल से हम सभी लोग वो महसूस करते हैं। तो उस इंडिया में पॉसिबिलिटीज थी। तो मुझे लगता था कि, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं आपको सच बताऊं तो मुझे लगता है कि मुझे काम नहीं करना है और मुझे वापस घर जाना है। ओके। और उस वहां जाके क्या करना है ये भी मेरे को नहीं मालूम था। कैसे गुजारा होगा, दाल रोटी कैसे चलेगी, वो भी मुझे नहीं पता था। बट मुझे ये पता था कि मुझे ये नहीं करना है जो मैं कर रहा हूँ। मतलब क्या नहीं करना है वो आपको क्लियर हो गया था? हाँ, मतलब कि रोज रोज की नौकरी मुझे नहीं करनी, जिसका कोई मतलब, जिसमें यू डोंट स्टैंड आउट, और मुझे बोरियत हो गई थी बेसिकली। ओके। और मैं फ्रैंकली बताऊं तो आई वाज नॉट वेरी गुड एट इट आल्सो। मतलब आई वाज गुड एट प्रोग्रामिंग, हम्म। बट लेटर ऑन जब आप सीनियोरिटी हो जाती है तो इट्स ऑल अबाउट पीपल मैनेजमेंट, ईमेल्स और ये वो। और मुझे उस बात में वो फॉर्मल ईमेल्स लिखना और किसी को काम देना, मुझे बड़ा, इट गोज अगेंस्ट माय ओन प्रिंसिपल, क्योंकि मैं खुद काम चोर हूँ। तो फिर इंडिया वापस आने के बाद एक कॉमेडी की तरफ आप कैसे मुड़े? मतलब 2009 में शायद आपने पहला शो किया था कॉमेडी का, तो ये सफर मुझे नहीं कैसे लग हुआ? मुझे नहीं लगता कि मैं कभी कॉमेडी की तरफ कॉन्शियसली मुड़ा हूँ कि मुझे अब कॉमेडी करनी है। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं उस किस्म का इंसान हूँ कि जो मिलता जाता है, जैसे वो नहीं है कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। तो जो आसानी से होता जा रहा था, मैं उसमें वो करता गया।
और उससे और भी एवेन्यूज खुले। एक्चुअली कॉमेडी तो मैंने बहुत ज्यादा करी नहीं है, तो क्योंकि बट आई वाज एन अर्ली स्टार्टर था मैं। शुरू के जो फर्स्ट फ्यू कॉमिक्स उनमें से था, तो वो बिगनर्स एडवांटेज था मेरे पास, क्योंकि ज्यादा लोग थे नहीं। हम्म। अब तो पता नहीं कितने कितने लोग, अब तो एक प्रोफेशन ही बन गया है ये। हाँ। और मुझे नहीं लगता कि मैं कोई बहुत ज्यादा फनी बंदा भी हूँ, तो आई वुडंट कॉल माई सेल्फ। मैं हमेशा ही बोलता हूँ मैं कॉमिक हूँ नहीं, मगर लोगों को शौक है लोगों को बॉक्सेस में डालने का, ब्रैकेट्स में डालने का, कि ये है, ये है। अब लोगों ने डाल दिया तो ठीक है भाई, मेरे को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरा कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं था कि मेरे को कॉमेडी करनी है। हो गया, मौका मिल गया, मुझे कहानियां सुनाने का शौक है, तो मैंने कहानियां सुनानी शुरू कर दी बस। हाँ, ये जरूर है कि धीरे धीरे जैसे देश के हालात बदले, सोसाइटी हमारे चारों तरफ जैसा उसका बिहेवियर बदला, तो उस उसके बाद जो जो भी मेरी को जिसको लोग कॉमेडी बोलते हैं, वो मेरा रिएक्शन ही है उसको लेके। हम्म। आपकी एक शो है यूट्यूब पे जिसकी मैं बहुत फैन हूँ, भारत एक मौज। तो ये जो नाम है जी। भारत एक मौज, तो इसके बारे में हम्म। थोड़ी क्यूरियोसिटी है, तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता सकते हो क्या आप इस नाम का? नहीं, ये शो तो बंद कर दिया मैंने। नहीं, लेकिन बहुत साल चला था, मैं अभी भी उसके पुराने एपिसोड्स देखती हूँ। तो ये इसका कंसेप्ट क्या हाँ, था, वो नाम क्यों वो सोचा था आपने कंसेप्ट भारत एक मौज? कंसेप्ट इसका यही था। आई थिंक वो कंटेम्प्ररी इंडिया पे एक छोटी सी फ्रस्ट्रेशन थी, रैंट था, कमेंट्री थी, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। कोई उसका एक फॉर्मेट फिक्स नहीं था। बस ये था कि अ, जो रोजमर्रा की खबरें सुनने को मिलती हैं, उन्हीं पे एक फ्रस्ट्रेशन थी। तो मुझे लगता था कि मौज ही हो रही है यार, जिसको जिसको मौका मिल रहा है वो मौज कर रहा है, कोई दूसरे के बारे में सोच नहीं रहा है, कोई सोसाइटी एज ए कलेक्टिव के बारे में कोई प्रोग्रेसिव थॉट है नहीं। और वो मेरे को एक मौका मिला बोलने का, तो मैंने बोल दिया बस। मैं जैसे बोला ना कि कुछ भी कॉन्शियस नहीं है, जो मिलता गया मैं करता गया। ओके। और आपका सटायर ये फॉर्म फेवरेट है, मतलब आप व्यंग करते हो, ऐसे आप हमेशा बोलते हो कि मैं हंसाता नहीं हूँ लोगों को, मैं व्यंग करता हूँ। तो ये फॉर्म मुझे लगता है करने के लिए और समझने के लिए बहुत मुश्किल है, फिर भी आप इसमें वो कर रहे हो। हाँ। मुझे वो मजबूरी में बोलना पड़ा कि मैं व्यंग करता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कॉमेडी तो मैं करता नहीं, ओके। और ना ही मुझे मैं फनी लगता हूँ। तो लोगों ने कहा तो फिर भाई करते ही क्या? तो फिर हम्म। मैंने बोला कि व्यंग ही मानने इसको एक तरीके का, और क्या है। हाँ। व्यंग क्या है? जो आपके सामने हो रहा है उसको आप उस पर अपना रिएक्शन कुछ इस तरीके से दें कि जो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, और फनी भी हो, और उसमें व्यंग में थोड़ा वो बोलते हैं गुस्सा भी होता है थोड़ा, वो झुंझलाहट भी होती है। हम्म। बट मैं नहीं समझता कि मेरा व्यंग भी कोई इतना रिफाइंड है कि उसको हम क्लासिक व्यंग में डाल दिया जाए। मतलब इट्स जस्ट अ कॉमन मैन फ्रस्ट्रेशन। हम्म। और उसको बोलने के लिए मैं अपने आप को थोड़ा लकी मानूंगा कि मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया उसको बोलने के लिए। मेरे जैसे हजारों घूम रहे होंगे यार यहाँ पे, जिनको मौका नहीं मिल रहा बोलने के लिए। मेरे से भी बेहतर बेहतर बहुत घूम रहे होंगे, मुझे बस मौका मिल गया। संजय, मुझे लगता है ये आपका बड़प्पन है, आप जब ऐसे बातें करते हो, क्योंकि आपका जो शो है ऐसी तैसी डेमोक्रेसी, तो इट्स अ जी। ह्यूज सक्सेस। और यूथ ने इसको बहुत पसंद किया, और इसे इतने शो हुए हैं, मतलब इंडिया के मल्टी टायर सिटीज में, और फिर अब्रॉड भी ये शो गया है। और मुझे भी जी। आपकी जी। पहचान इसी शो के थ्रू ही हुई थी, कि मैंने कंसेंट जी। के ऊपर आपका एक परफॉर्मेंस देखा था, तो आई बिकेम योर फैन। तो ये जो शो है जी। ऐसी तैसी डेमोक्रेसी, तो इसका जी। आइडिया कहाँ से आया आपके दिमाग में, और ये कैसे बन गया शो? जैसे वरुण ग्रोवर है, राहुल राम है ये शो के साथ जुड़े हुए, तो ये कैसे उभरा हाँ, कंसेप्ट? एक्चुअली मैं और वरुण और राहुल, मैं और राहुल, मतलब मेरी दोनों से अलग से बहुत पहले से दोस्ती थी। तो वरुण भी स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा था बॉम्बे में, और राहुल तो ऑफ कोर्स आपको पता ही है, इंडियन ओशन में मतलब लगभग 30 सालों से है। कई फिल्मों में अच्छा म्यूजिक किया, उनका म्यूजिक तो खैर अलग ही है। और राहुल से भी मेरी अलग जाती दोस्ती थी। तो राहुल मेरे को अलग से बोलता है यार हमें कुछ मिल के करना चाहिए। पता नहीं क्या करना चाहिए, ये नहीं पता, लेकिन कुछ करना चाहिए।
और वरुण और मैं भी यही सोचते थे कि यार कुछ मिलके करना चाहिए, पता नहीं क्या करेंगे, नहीं पता। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कॉमेडी का एवोल्यूशन होने लगा, स्टैंड अप कॉमेडी का इंडिया में, तो मैंने बोला कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए वरना ये स्पेस भी हमारे हाथ से चला जाए। राइट। तो फिर वो जो कहानियां हैं, जो हिंदुस्तान की असलियत है, जो हिंदुस्तान की फॉल्ट लाइंस हैं, वो कभी बाहर नहीं आएंगी। मतलब वो ऐसे ही हमने भी एक्सपेरिमेंट। फिर वरुण ने बोला कि म्यूजिक को, तो मैंने कहा मैं राहुल से बात करता हूँ, क्योंकि राहुल ने पहले बोला हुआ था। राहुल को लगा कि वरुण भी है, उसने कहा हाँ यार करते हैं। तो हमने सोचा एक शो करते हैं जैसे ऐसे ही, तो उसके बाद अपने अपने रास्ते जाएंगे। वो एक शो के बाद फिर होते ही चला गया, फिर एक ऐसी उसकी फॉलोइंग बन गई। तो अब तो काफी 100 से ज्यादा हम शोज कर चुके हैं, जैसे आपने बोला इंडिया, इंडिया से बाहर भी। हम्म। तो वो एक तरीके से बेसिकली शो का आइडिया यही था कि कहने को हम डेमोक्रेसी हैं, लेकिन हम लोगों ने डेमोक्रेसी की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनकी ऐसी तैसी कर रखी है। हम्म। वी डोंट वी डोंट डिजर्व हाईली रिफाइंड system like democracy, because for democracy to exist people should believe in equality. राइट। तो वही आइडिया था। और हमारे यहाँ तो इक्वालिटी में नहीं ना, हमको सबको अपने से नीचा कोई चाहिए जिसको हम डेमोक्रेसी देंगे। अपने आप ऊपर वाले से लेंगे लेकिन अपने नीचे वाले को देंगे। आप तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज पे तंज कसते हो, तो आपकी जी, खुद की विचारधारा क्या है? और आप किस किस विरोध विचारधारा का विरोध करते हो और वो क्यों करते हो? देखिए विचारधारा तो सिंपल है, जो भी इंसान जस्टिस में बिलीव करेगा वो इनजस्टिस के खिलाफ होगा। तो मेरी तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जस्टिस ही है। इनफैक्ट जब हमने ऐसी तैसी डेमोक्रेसी शुरू करा था, तो ये गवर्नमेंट तो थी भी नहीं। हम्म। और इनफैक्ट ऐसी तैसी डेमोक्रेसी से पहले भी हमारे इंडिविजुअल शोज जो होते थे उसमें हम तो डिस्पेंसेशन को ही क्रिटिसाइज करते थे, उन्हीं से सवाल पूछते थे। ये तो 2014 के बाद होने लगा, आप सवाल नहीं पूछ सकते। तो मेरी मेरी आइडियोलॉजी अगर आप पूछे तो मेरी आइडियोलॉजी तो जस्टिस की है। अब बिल्किस बानो का जो केस है, हाँ। वो वो उसमें क्या आइडियोलॉजी, उसमें जस्टिस होना चाहिए ना। अगर हाँ। यही केस लाइक 1984 में जब कांग्रेस के टाइम पे इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद जो कुछ दिल्ली में हुआ था वो सबको पता है, हाँ। वहां पे भी जस्टिस नहीं है। हम्म। तो ये नहीं है कि कांग्रेस आइडियोलॉजी है मेरी, या बीजेपी मेरी आइडियोलॉजी है, या सीपीआई मेरी आइडियोलॉजी है। जो हाँ जहाँ इनजस्टिस है मैं उसके खिलाफ। फिर आप खुद को क्या बुलाते हो? मतलब अभी ऐसे हो गया है कि हमारे लाइफ में पॉलिटिक्स है, मतलब, और हम खुल के बोलते भी है कि मैं ये साइड का हूँ, या नॉट साइड, बट हम हम्म। खुद को कुछ लेबल करते हैं। तो आप खुद को क्या बोल के लेबल करते हो? या मैं जैसे कि मैंने बताया कि मैं कोई ऐसा, मेरा लेबल सिर्फ जस्टिस है। आई स्टैंड फॉर जस्टिस, आई स्पीक फॉर जस्टिस, and I will keep on speaking for justice, and I will keep on standing against injustice. That's it, कोई भी हो जाए। और सबसे बड़ी आइडियोलॉजी तो ये है कि एनीबडी हु इज इन पावर, आप उसको अकाउंटेबल ठहराओ ना, आप उससे सवाल पूछो। कोई भी पावर में, हम्म। कोई भी आपके हुक्मरान हो, आपको उससे सवाल पूछना, उसको अकाउंटेबल होल्ड करना है, क्योंकि इवेंचुअली दे आर देयर टू सर्व यू। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ सेम, मतलब हर जगह गवर्नमेंट जस्टिफाई करती है अपनी पॉपुलेशन को, यहाँ हम्म। पॉपुलेशन जस्टिफाई करती है गवर्नमेंट को। राइट। राइट। तो सब लोग डिफेंड करने ऐसे आ जाते हैं जैसे उनके बाप दादा के बारे में कुछ कह दिया, हाँ। जैसे पर्सनल रिश्तेदारी है उनकी कोई। हाँ। जबकि हम पैसे देते हैं, हम तनख्वाहें देते हैं, हमारे नौकर हैं, सर्वेंट ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, क्या है, हवा में लिखा हुआ है क्या? हाँ। यहाँ पे तो मतलब लोग ऐसे खाने को दौड़ते हैं आपको कि कैसे बोल दिया इनके खिलाफ। हाँ। अरे इसलिए बोल दिया क्योंकि जबान है और दिमाग है। आप जैसे कि बोले कि पहले से ही ये चल रहा है, मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग तरह की डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी करते हैं। जी। धर्म और राजनीति का नेक्सस तो हमारे देश में पहले से ही हो रहा है, लेकिन हम्म। ऐसे आजू बाजू में देख के लग रहा है कि पिछले कुछ सालों से इसको ज्यादा ही पॉपुलैरिटी मिल रही है। ऐसे आपको लगता है कि अभी ये ज्यादा बढ़ गया है या इसको सपोर्ट मिल रहा है? नहीं, ये तो हमेशा से एग्जिस्ट करता था, अब इसको लेजिटिमेसी मिल गई है। पहले जो बातें विस्पर्स में होती थी, अब वो गार्लैंड पहना के हुई जा रही। राइट।
वो उसको लेजिटिमेसी मिल गई। ऐसा नहीं है कि हमारी सोसाइटी में ये गंद पहले थी नहीं, हमेशा से थी। हम्म। याद नहीं है आपको कि 90s में वो शिवलिंग ने दूध पीना शुरू कर दिया था? हाँ, मैं स्कूल में थी तो ये और खबर सुनी थी। हाँ। और लोग लाइन लगा लगा के नालियों में दूध बहा रहे थे। हाँ। तो तब क्या ये गवर्नमेंट थी? हम्म। और क्या उससे पहले, मतलब 2002 से पहले क्या हिंदुस्तान में ये कौमी फसाद हुए नहीं है? हाँ, तब तो ये नहीं थे ना ये लोग। सही बात है। और आप बाकी छोड़ो, जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर यूनियन कार्बाइड था किसी और मुल्क में होता तो कितने लोग उसमें, मतलब कम से कम 70-70 साल के लिए जेल जाते। हाँ। वो भी तो एक इंडस्ट्रियल जेनोसाइड ही था ना। हाँ। तो तब ये नहीं था। बेसिकली बात ये है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज तो पहले से किया जा रहा है। आप ये समझे कि तंदूर गरम किया किसी और ने, रोटियां अब ये लोग से। राइट। हाँ, बात तो यही है ना कि अब हाशिमपुरा में, जब मेरठ के हाशिमपुरा में, मुझे तो याद है नहरों में मार मार के, पीएसी ने मार मार के उसमें गंग नहर में फेंक दिया था मुसलमानों को, यंग मुसलमानों को। तब ये लोग थे क्या? हाँ। और 84 में जो, तो मैंने तो अपनी आंखों से देखा है दिल्ली में होते हुए, जिंदा जलाते हुए सिखों को, गले में टायर डाल के। हम्म। वहां पे भी कितनी बिल्किस बानो टाइप चीजें हुई थी। तब क्या ये लोग थे? असली लड़ाई एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि हम्म। सरकार से तो बाद में है, पहले वो लड़ाई अपने घर में है। राइट। क्योंकि ये इन सारी चीजों के बीज जो है वो हमारे घरों में ही है, और बीज के पौधे पेड़ सब हमारे घरों में ही है। हाँ। आप में घर में कोई अंकल होगा, किसी का बाप होगा, किसी का चाचा होगा, मामा होगा, कोई रिश्तेदार आ जाएगा कुछ, वो आके यही नॉन साइंटिफिक और बिगटरी और इरेशनल नफरत फैलाएगा, और सब उसकी रेस्पेक्ट के चक्कर में उसको कुछ बोलेंगे नहीं, वो पास ऑन करता रहेगा वो हेटरेट। अब वो चलता रहेगा जब तक वो, आप घर में वो लड़ाई नहीं लड़ोगे तो बाहर जाके लड़ना तो हिपोक्रेसी। हाँ। प्रोटेस्ट साइड पे बैठ के जाके कि बिल्किस बानो को इंसाफ मिले, जबकि आपके घर में उसका जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है। राइट। तो ये तो दोगलापन हुआ ना फिर, कि आप प्रोटेस्ट बाहर करोगे लेकिन घर में आपको पीस मेंटेन करने के लिए ये सुनना पड़ेगा। तो यही पॉलिटिशियंस भी करते हैं। हाँ, और आप बहुत बार फैमिली में जो पैट्रियार्की चलती है उसके बारे में भी आप बात करते हो। और हम यंग हम्म। जनरेशन ये भी देखते हैं कि हम यहाँ एक जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वेलिटी है, कास्टिज्म हटाना चाहिए, ये बात करते हैं, लेकिन जब शादी की बात आती है तो हम खुद के धर्म का, जात का वो सब सोचते हैं कि वही लड़का लड़की चाहिए, अपने धर्म का, अपने जाति का। और और फिर भी शादी चलती नहीं। राइट। या तो ये शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मूला हो कि यार अगर अपने धर्म में, अपनी जाति में, अपने माँ बाप की पसंद से, अपने इकोनॉमिक स्टेटस से करोगे तो शादी जो है गारंटी से एक सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन है। मैं समझता हूँ कुछ मेरिट होगी इस बात में, लेकिन फिर भी शादियां नहीं चलती। सोचने वाली बात है ये। और क्या। हमारे समाज में हर बात धर्म से जुड़ी जाती है, और पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास रखते हैं। और हाल ही में हमने देखा कि हमने आदिवासी राष्ट्रपति चुना और उसका बहुत सम्मान हुआ कि हमने आदिवासी महिला को इतने ऊपर का स्थान दिया इंडिया में। लेकिन हम्म। वहां पे भी मंत्रोच्चारण किया गया। और फिर इसरो में भी जो साइंटिस्ट है वो रॉकेट लॉन्च से पहले बकायदा पूजा करते हैं। तो इस हम्म। टाइप के समाज में साइंटिफिक टेम्परामेंट या कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसकी बात कैसे रखी जाए और कैसे फैलाई जाए? वो वही है, इसका ही कोई मैजिकल तरीका नहीं कि सडनली पूरी सोसाइटी साइंटिफिक हो जाएगी। ये लड़ाई अपने घरों में लड़ी जाए, वहां पे इन सब चीजों को डिनाउंस करा जाए, वहां पे इन सब चीजों के खिलाफ आवाज उठाई जाए, वहां पे बोला जाए अपने घर के बड़े बुजुर्गों को जो इस तरह भी करते हैं कि हम्म। मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगी या करूंगा, मैं इसमें यकीन नहीं रखता, और मैं यहाँ, मतलब आई एम नॉट अ पार्टी टू ऑल दिस। यहाँ यहाँ लड़ाई की जरूरत है ना। आपका हम्म। आपका आपकी जो रणभूमि है वो पूरी सोसाइटी नहीं है, आपकी रणभूमि आपका छोटा सा घर है। वहां वहां जीतो ना, वहां जीतोगे तो ही तो बात आगे बढ़ेगी। और आजकल मॉडर्न धर्म गुरु भी आए हैं, मतलब एजुकेटेड लोग बोलते हैं कि हम धर्म को नहीं मानते बट मैं स्पिरिचुअलिटी को मानता हूँ। और यूट्यूब पे भी इंग्लिश में वो धर्म ज्ञान बांटते हैं कि किस तरह से ये करो वो करो। तो आप
उसके बारे में आपका क्या नजरिया है, जो मॉडर्न धर्मगुरु आए हैं? बात वही है, लैंग्वेज चेंज हो गई है, लेकिन अंधविश्वास तो वही है ना। आप उसको अंग्रेजी में बोल लो या हिंदी में बोल लो, और जो लोग इनको फॉलो करते हैं वो बोलते हैं कि भाई मैं तो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता हूँ। करते रहो हम्म। यार। अब क्योंकि ये जो अंग्रेजी में बोलने वाले हैं तो पैसा भी खूब लेते हैं ना, अमीरों को बताते हैं कि खुश कैसे रहना हाँ। है, पैसा लेके देते रहो पैसा भी। सी, जो दुनिया में स्टुपिडिटी है, एक लेवल के बाद आप उसका कुछ नहीं कर सकते। स्टुपिडिटी की एक खास बात होती है कि वो लास्ट में जाके अपने आप को ही नष्ट कर देती हम्म। है। और डार्विन की थ्योरी है ना कि एवोल्यूशन की जो थ्योरी है, जिसमें जो अ, अ, जो ह्यूमन जीन पूल जो है, उसमें स्टुपिडिटी अपने आप को ही खत्म करके ना ह्यूमन जीन पूल को इम्प्रूव करती है। तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता यार। मतलब आप तो मैं तो, जो लोग बोलते हैं कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, ठीक है। मैंने कहा यार, मैंने कभी किसी रिक्शे वाले को बोलते नहीं देखा कि वो स्पिरिचुअल है। हम्म। मैंने कभी किसी मजदूर को देखते नहीं बोला कि वो जो है रिलीजन में बिलीव नहीं करता, वो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता है। मैंने कभी उसे विपासना जाते नहीं देखा, मैंने कभी उसको सदगुरु को सुनते हुए नहीं देखा। ये अमीर ही स्पिरिचुअल होता है। तो स्पिरिचुअलिटी आने के लिए पहले पैसा होना जरूरी है। हम्म। स्पिरिचुअलिटी वो महंगी कार है जो सिर्फ अमीर अपने गैराज में खड़ी कर सकता है। हाँ। और जब ना मैंने कभी साइंस। मजदूर को ये योगा करते हुए देखा। और मजदूर इन सबसे ज्यादा फिट है जो योगा करते हैं। राइट। मेहनत कर करके उसके सिक्स पैक निकले हुए होते हैं। 16-16 मंजिल ईंटें उठा के सर पे औरतें जाती हैं, वो योगा करेंगी, स्पिरिचुअलिटी करेंगी। कभी देखा है किसी को करते हुए? और जब हम साइंस की बात करते हैं तो हमारे राजकीय नेता लोग मतलब बोलते हैं कि हमारे इंडिया में तो कई सालों से था। तो हम्म। ये मुझे समझ में नहीं आता इसको क्या नहीं बोलते ऐश्वर्या, हैं। आप ये देखे ना कि राजकीय लोग और नेता लोग को छोड़ो, मैं बार बार वो बात दोहराता हूँ। हाँ। क्या ये बात आपके घर में लोग नहीं बोलते? हम्म। उनके साथ तो आपका डायरेक्ट एक्सेस है। राइट। प्रधानमंत्री ने कुछ बोला या फला मंत्री ने कुछ बोला, उसके साथ तो आपका डायरेक्ट एक्सेस भी नहीं है। ज्यादा ज्यादा ट्वीट कर दोगे उसको एक, ठीक हम्म। है। यहाँ तो आपका डायरेक्ट एक्सेस है। हाँ। यहाँ आपके सामने ये बात बोली बोली जाती है, तब तब हम क्या करते हैं। एंड आई कैन नॉट एम्फोसाइज दिस एनफ के रणभूमि घर में ही है। राइट। अगर सारी सोसाइटी, सारे घरों में ये चीजें होने लग जाएंगी, सारे छोड़ो, 30-40-30% में भी हो जाएगी, तो नेता को बोलना पड़ेगा कि नहीं, हम साइंस की तरफ जाएंगे। हम्म। अगर जनता को ही ये चाहिए कि भाई कोविड में भी कुंभ के मेले में स्नान करना ही करना है, तो नेता तो बोलेगा ही। हमने नेताओं से बहुत सवाल उठा लिए, हम अपने आप से सवाल कब करेंगे? आप जब फैमिली की बात कर रहे हो तो मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है। मतलब अभी कुछ दिनों पहले हर घर हम्म। तिरंगा की मुहिम चली और बहुत जोर जी। शोर और ऐसे हुआ कि मुझे कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ हिडन लग रहा था कि कहीं तो टॉक्सिक नेशनलिज्म को हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं घर में ये बात चला रही थी, कर रही थी, मतलब हम्म। डिस्कशन। तो मेरा हम्म। 10 साल का नेफ्यू है, तो वो मुझ पे हम्म। गुस्सा हो गया कि बुआ हम्म। तुम कैसे नेशन के खिलाफ बात कर रहे हो, आपको तिरंगा पसंद नहीं है क्या? तो मुझे हम्म। बहुत ऐसे अंदर ये हुआ कि ये 10 साल का बच्चा बोल रहा है कि हम्म। तिरंगा, हर घर तिरंगा इज अ गुड थिंग एंड दैट इज नेशनलिज्म। तो हाँ, इसको कैसे डील करें मुझे नहीं समझ में आता। उसको ऐसे डील करो, बच्चे को बिठा के बोलो, बेटा हर घर तिरंगा चाहिए, हर घर रोटी चाहिए। हम्म। और दूसरी बात ये है कि जिन्होंने अपने घर में तिरंगा लगा लिया कहने पे 15 अगस्त पे, उनको अब ये पता नहीं कि अब इस तिरंगे का करना क्या है, 15 अगस्त तो चला गया। हम्म। उनको ये मालूम नहीं है कि इसको हटा के क्या करें, इसका उसका क्या प्रोटोकॉल होता है, कि नेशनल फ्लैग के साथ क्या करना होता है जब वो हटता है। किसी को मालूम नहीं है। और ना ही अब जो जो आपके नेता अभिनेता जो भी है ना, उनको कोई लेना देना। किसी ने कूड़े में फेंक दिया, किसी ने सड़क पे फेंक दिया, किसी ने अभी तक लगा के रखा हुआ है, क्योंकि दे कैन नॉट फिगर आउट कि अभी इसका करें क्या। तो हाँ। 10 साल के नेपू से बोलोगे बेटे तू अभी लगा तो रहा है, लेकिन जब 15 अगस्त खत्म हो जाएगा तब इसका क्या करें। सवाल डालो उसके दिमाग में कि तिरंगा चाहिए, रोटी चाहिए। और जब उसको भूख लगे तो उसको बोलो कि तिरंगा ले,
साइंस तो हमें तू यही तो बड़ा, सिखाता है ना कि क्वेश्चन करो। हाँ तो, हाँ, और नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म तो लोगों, अगर लोग खुश हैं तो नेशन तभी स्ट्रांग होगा, लोगों को पेट भरे हुए नेशन तभी स्ट्रांग होगा। हाँ और नेता भी तभी अकाउंटेबल होंगे जब हमारे घर में सवाल पूछने वाले लोग इकट्ठे होंगे। अगर हमारे घर में अब नेता ही भगवान बन जाएगा, तो उसने बोला कि थाली पीटो, तो थाली पीटने लग गए, तो फिर हाँ नेता तो यही बोलेगा ना। और अगर उस वक्त लोग खड़े होके ये बोलते थे कि भाई दिमाग खराब है तुम्हारा, तो हाँ, अगली बार वो बात बोलता ही नहीं। ये तो सही बात है। अ, और एक सवाल इसी साइंटिफिक टेम्परामेंट के बारे में ही था कि हमारा हम्म। महाराष्ट्र काफी प्रोग्रेसिव स्टेट है, मतलब बहुत सारे अच्छे लीडर्स यहाँ से आए हैं जिन्होंने सोशल जो ये इनजस्टिस था उसके खिलाफ आवाज उठाई और काफी चीजों में बदलाव लाया। लेकिन हम्म। अभी यहाँ पे भी कुछ सालों से रैशनलिस्ट लोगों का मर्डर हुआ है, जैसे कि हमारे पूर्व संपादक थे नरेंद्र दाभोलकर जी, तो उनका भी हम्म। 2013 में मर्डर हुआ। तो मुझे हम्म। समझ में नहीं आता कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, मतलब कब हम इतने रसातल में जाके पहुंच गए कि हम विचारों से विवेकवादी लोगों को ही अभी मार दे रहे हैं। आप एक काम करें, आपको जवाब मिल जाएगा। आप अपने, मैं बार बार फिर वो बात बोलूंगा तो इरिटेटिंग लगने लगेगा, अपने घर परिवार दोस्तों को मिला के 10-15 लोग इकट्ठा कीजिए और उनसे सवाल कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। हाँ चाहे आपके करीबी दोस्त हों, चाहे आपके घर परिवार के लोग हों, हाँ, आप उन 10-15 लोगों से अकेले में पूछ लीजिए, इकट्ठा मिला के पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम इस रसातल में पहुंचे। और जहां तक मर्डर की बात है, हिंदुस्तान की तो शुरुआत ही मर्डर से हुई थी। इसका मतलब। पार्टीशन के दंगे और फिर गांधी का मर्डर। राइट राइट। तो मुझे और एक क्यूरियोसिटी थी कि आप यूपी से हम्म। हो, जहाँ जगह हम्म। जगह पे हमें पैट्रियार्कल माइंडसेट देखने को मिलता है, जैसे आप बोलते हो, तो फैमिली में भी वो है और नॉर्मल रेगुलर लाइफ में भी है सिटीज में वहाँ के, और हम न्यूज में भी हम्म। वहाँ की बातें खबरें सुनते हैं। लेकिन आप हम्म। अपने शो में फेमिनिज्म या फिर कंसेंट या मी टू मूवमेंट को सपोर्ट, ये सब स्टैंड हम्म। लेते हुए हमें दिखाई देते हो। तो आपके अंदर हम्म। का जो जाट मर्द है, तो उसने हम्म। फेमिनिज्म को कैसे अपनाया? पहली बात तो खाली यूपी नहीं, मतलब पूरे हिंदुस्तान में ही पेट्रियार्की का तो बोलबाला है ही। हम्म, और दूसरी बात, ये जो आइडियाज हैं फेमिनिज्म, और टू स्पीक अगेंस्ट पेट्रियार्की और टू स्पीक अगेंस्ट कास्ट, they all come from the idea of justice. Once you firmly believe in the idea of justice and fairness and equal opportunities, और इन चीजों के बारे में आप रैशनली सोचोगे, एंड दीज ऑल आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ रैशनैलिटी ओनली। मतलब अगर आप अंधविश्वासी हो तो फिर तो आप कुछ भी अपनी सुपीरियोरिटी मान लोगे, दूसरे की इंफीरियोरिटी मान लोगे। अगर हम्म, आप रैशनली सोचोगे चीजों के बारे में, तो आप सवाल पूछोगे तो आपको जवाब ढूंढने पड़ेंगे। जवाब ढूंढने के लिए आपको खोजना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। इट्स अ प्रोसेस, और वो प्रोसेस का रिजल्ट यही होगा कि अगर आप, बेसिकली बात ये है, आप सवाल पूछोगे कि अगर कोई कोई दलित है, वो अछूत क्यों है भाई मेरे लिए? हम्म, नहीं नहीं, वो अंधविश्वास कहता है, नहीं वो है। और आपने मान के बैठ गए। अगर आपने सवाल ही पूछना शुरू कर दिया तो आप सारी रूढ़ियों के बखियों दे। हाँ और जहां तक फेमिनिज्म की बात है, आई थिंक कि मुझे नहीं लगता कि जितनी प्रिविलेज मर्दों के पास है, कोई भी मर्द ट्रूली फेमिनिस्ट हो सकता है। मतलब दे कैन बी एलाइज, बट दे कैनॉट क्लेम दैट आई एम अ फेमिनिस्ट, बिकॉज वो लिव्ड एक्सपीरियंस तो उसका नहीं है ना। लिव्ड एक्सपीरियंस तो उसका प्रिविलेज का ही राइट। है ना। तो वो प्रिविलेज का जो बैरियर है वो तोड़ना इम्पॉसिबल है, आप कितना भी तोड़ना चाहो। बट वो प्रिविलेज जो आपको मिली हुई है, रात को 2 बजे मैं पैदल चल सकता हूँ, कहीं पे भी किसी भी सड़क पर निकल सकता हूँ, हम्म, कुछ भी पहन के, हम्म, और कोई मेरे साथ ना हादसा होगा, ना कोई सवाल होगा, ना कोई कैट कॉलिंग होगी, कोई ना मेरे को ज्यादा ज्यादा पुलिस वाले रोक लेंगे कि भाई कहाँ घूम रहा है, कौन है, परेशान करेंगे, उस लेवल का। लेकिन मेरे को कोई ये खतरा नहीं है जो
ज्योति सिंह को हुआ था, जो जो निर्भया के नाम से जो केस हुआ था। हाँ ठीक है, तो ये जो प्रिविलेज है मेरी, इसको तो मैं ब्रीच कर ही नहीं सकता, हाँ कितना भी कर लूं मैं। राइट। दूसरा कारण मैं यही समझता हूँ कि मेरी जिंदगी में बहुत कम उम्र से कुछ बहुत ही शानदार महिलाएं रही हैं संजय, मेरी। हाँ तो आप आपके आपके लाइफ में आए हुए शानदार महिलाओं के बारे में बता रहे थे। जी जी हाँ, तो मैं कह रहा हूँ उनकी वजह से असल में होता क्या है कि हमारे जैसे मुआशरे में मेन आर नॉट, मेल चाइल्ड, ठीक है, इज हम्म। नॉट एक्सपोज टू यू नो विमेन एज एन इंटेलिजेंट बीइंग, एज मतलब कोई उनकी कोई ना तो इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी होती है, इवन उनकी पहली इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी या फिजिकल इंटीमेसी किसी भी महिला के साथ होती है जब उनकी शादी करा देते हैं। राइट। तब तक तो उनका दिमाग में पक चुका होता है वो जो भी कुछ पकना होता है। हम्म। और मेरे को बहुत यंग एज से एक कनेक्शन रहा, मेरी जिंदगी लकी रही इस मामले में कि ऐसी कुछ महिलाएं थीं तो जो मेरी जिंदगी में अलग अलग दौर में रहीं, जिनसे मुझे जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया, सीखने को मिला, मतलब नॉट बिठा के सिखाया बट उनको ऑब्जर्व करके, उनकी बातें सुन के, उनके वजह से कुछ पढ़ना लिखना सीखना शुरू करके। तो आई थिंक अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो उन्हीं को जाता है। और संजय, आपने ये जो अभी बातें की ना, तो मतलब आई एम सो मच इम्प्रेस्ड, क्योंकि आज के जमाने में ऐसा है कि लड़की भी बोले कि मैं फेमिनिस्ट हूँ तो उसको हम्म ऐसे जज किया जाता है कि तुम्हें अकेले ही रहना है, तुम्हें तो मर्दों से नफरत है। और ऐसे जमाने में मतलब मुझे खुद को बोलना कि मैं फेमिनिस्ट हूँ वो भी थोड़ा सा जजमेंटल हो जाता है लोगों की तरफ से। और हम्म और ऐसे बहुत सारे मर्द है कि जिनको अच्छी महिलाएं मिलती है फिर भी वो लड़के या वो पुरुष वो नहीं हम्म सेंसिटिव बन पाते। लेकिन आपने जो मेल प्रिविलेज की बात उठाई, वो मुझे लगता है इतनी जी। ऑनेस्टी इज अ रियली ब्यूटीफुल थिंग। तो क्यों नहीं आ पाती सब पुरुषों में ये? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कोई कोई अनोखी बात मैंने करी है, मतलब एक नॉर्मल बात है ये, लेकिन दौर ऐसा है कि एक नॉर्मल बात को भी ना इतना महान माना जाता है, इसका मतलब हम कितने घटिया लेवल पे जी रहे हैं। ठीक है ना, अभी मैं आपसे ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करूं तो मैं आपको बोलता हूं कि अभी ये जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का एक ट्रायल नहीं हो रहा था जो हाँ काफी मीडिया में उछल रहा था। हाँ तो उसमें अब के एम्बर हर्ड को कोर्ट ने रूल किया कि ये झूठ बोल रही है। हाँ। तो लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि देखा, इस केस से पता चलता है कि अ, औरतें कैसे मैनिपुलेट करती हैं मीटू मूवमेंट को और इन सब को। एंड दीज वर ऑल मेन जो ये बातें कर रहे थे कि हाँ फेक फेक केसेस जो है मीटू मूवमेंट को हर्ट करते हैं, और ये मर्द ही बोल रहे हैं खाली। हाँ और आपको पता है कि एक एक फेक तो मेरे पे भी लगा था। हाँ ठीक है ना, मतलब वो एक मनगढ़ंत कहानी बना के, पता नहीं, एक एनोनिमस पोस्ट, आजकल तो क्या है ना, एनोनिमस पोस्ट तो कोई भी लगा दे ना, किसी का भी हाँ। नाम लेके, और एक मनगढ़ंत कहानी। तो मैं तो खुद एक फेक उसका एलिगेशन का विक्टिम था, क्योंकि लोग ये भूल गए हैं, बहुत सारे लोग ये भूल गए हैं कि डिबेट इज अबाउट कंसेंट। राइट। डिबेट डिबेट इज नॉट अबाउट कि किसी अब कोई बंदे ने किसी किसी पुरुष ने किसी महिला से कुछ पूछा, मतलब कोई एडवांस किया, ठीक है, पोलाइटली, और उस महिला ने मना कर दिया, और उसके हम्म। बाद वो पुरुष चुप हो गया हम्म। है, दैट शुड बी द केस है। अगर हम्म। वो मना करने के बाद भी परस्यू करे जाए तो नालायकी। लेकिन राइट। अगर किसी ने मना मना कर दिया और वो चुप हो गया, और फिर वो जाके उसको कॉल आउट करा जाए कि इसने तो मेरे से ये पूछा, दैट इज नॉट द डिबेट। डिबेट इज अबाउट रेस्पेक्टिंग कंसेंट। और जो ये फेक केसेस होते हैं, ये फेक केसेस कभी भी, तो बोल रहे थे ना कि फेक केसेस जो मूवमेंट को हर्ट कर रहे हैं, मूवमेंट को हर्ट कर रहे हैं, और सिर्फ मर्द बोल रहे हैं ये बात, हाँ औरतों ने नहीं बोली कि फेक केसेस मूवमेंट को हर्ट कर रहे हैं।
तो फेक केसेस एक तो बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं, बहुत जल्दी लोगों को समझ में आ जाता है कि यार ये फर्जीवाड़ा हो रखा है। और दूसरी बात, फेक केसेस मूवमेंट को हर्ट नहीं कर रहे, हम्म। कर ही नहीं सकते। मूवमेंट इज अबाउट समथिंग एल्स, राइट। फेक केसेस आर अबाउट समथिंग एल्स। ये जो, अब आप ये देखो, मैं आपको एक बोलता हूँ, लोग मेरे को बोलते हैं कि यार तुम जैसे लोगों ने ही ये फैलाना शुरू किया था कि बिलीव द विक्टिम। मैंने कहा हाँ, अभी भी मैं बोलता हूँ बिलीव द विक्टिम, बट कोई विक्टिम हो तो सही ना। मतलब ये थोड़ी कि स्क्रीनशॉट लगा दिया किसी ने एनोनिमस बना के तुम उसको बिलीव कर लोगे। हाँ। कोई विक्टिम तो होना चाहिए ना, हाँ। और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो मैं तो फिर भी स्क्रीनशॉट को इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार, ठीक है। पर हम्म। सवाल ये है ऐश्वर्या, सोचने वाली बात ये है कि ये जो नौबत आई है कि किसी भी मर्द का नाम लेके कोई भी एनोनिमस, हम्म। एनोनिमस तो मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, मर्द और औरत दोनों इकट्ठे हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ मैन ग्रुप ऑफ वुमेन भी हो सकता है कि हम्म। इसका नाम लिख के चलो ये पोस्ट डालते हैं। अगर कोई भी एनोनिमस पोस्ट ऐसे डाला जाता है किसी भी मर्द के बारे में, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु विल बिलीव इट। हम्म। लेकिन ये नौबत आई कैसे? ये नौबत आई कहां से? ये नौबत मर्दों की हरकतों से ही तो आई है, हम्म। कि उनकी हरकतें इस कदर, मेजॉरिटी ऑफ मेन की हरकतें इस कदर वाहियात रही हैं कि झूठ भी सच मानना आसान हो गया। मैं आपको वाकई में बोलूं, अगर मैं नहीं, मैं मतलब आउटसाइडर होता और मैं देखता कि किसी ने संजय राजौरा के ऊपर ये लगाया, तो मैं खुद बोलता कि यार हो सकता है भाई। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है कि गंदगी मर्दों ने इतनी फैलाई है फॉर सेंचुरीज, हम्म। दैट देयर इज नो रीजन फॉर एनीबडी टू डाउट थिंग्स। अब लोग करने लगे हैं क्योंकि लोगों ने इसका मिसयूज भी करा है, पर्सनल एजेंडा के लिए भी किया है, कुछ लोगों ने पब्लिसिटी के लिए भी किया है। बट दैट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द मूवमेंट, क्योंकि कोई भी मूवमेंट तो परफेक्ट नहीं होता ना। हाँ। और हम सब चाहते हैं कि मी टू मूवमेंट, मर्द चाहते हैं कि मी टू मूवमेंट जो है ना एकदम परफेक्ट होना चाहिए, हम्म। इसका कोई मिसयूज भी नहीं होना चाहिए, इसके अंदर कोई फेक एलिगेशन भी नहीं लगना चाहिए, और सारी औरतों को बिल्कुल अब इंसाफ की तरह बिहेव करना चाहिए। अबे तुमने कब बिहेव किया यार? और तुम अब सडनली औरतों से ये चाह रहे हो कि यार ये तो गलत है, ऐसे तो कोई किसी की भी रेपुटेशन खराब कर दे। भाई ये डर से तो औरतें कब से रहती हुई यार, ये जरा सी बात है मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। और तुम अब चिल मिलाने लगे हो कि यार फेक एलिगेशन लग रहे हैं और ये ठीक नहीं है, इट्स हर्टिंग द मूवमेंट, इट्स हर्टिंग द मूवमेंट। नहीं भाई, मूवमेंट इज मच बिगर देन माय ओन पर्सनल ट्रॉमा, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, व्हेन दिस हैपेंड आई वेंट through a lot of trauma. I probably am still going through that trauma, but the movement is much bigger than my personal trauma. अब ये होके सो, जो जेंडर का डिबेट है ना, जो प्रिविलेज की पोजीशन में जो ओप्रेसर है, हम्म। उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने लग रही है इनसे। और रादर देन देम हैविंग प्रॉब्लम्स विद इट, इट्स ये औरतों वो करेंगी जब उनका मन करेगा, कि जब जब वो उनका मूवमेंट है, जब वो खड़े होकर बोलेंगे कि हमारे मूवमेंट का मिसयूज किया जा रहा है। इट्स नॉट योर प्लेस टू से। चुपचाप बैठो। विमेन आर एंग्री, लेट, एक वो फेमस सेइंग है ना कि शुक्र करो कि दे वांट इक्वालिटी, दे डोंट वांट रिवेंज। सबको डर हम्म। लग रहा है, विच इज गुड। डर शिफ्ट हुआ है। हम्म। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो डर है वो औरतों से मर्दों पे शिफ्ट हुआ है। मेन डोंट नो हाउ टू डील विद इट। लेकिन ये जो बात और कही ना संजय आपने कि माय पर्सनल ड्रामा इज लाइक पर्सनल एंड मूवमेंट इज बिगर देन दैट, आई थिंक यस, ये बात कहने के लिए बहुत हाई लेवल का अवेयरनेस और वो अकाउंटेबिलिटी या फिर बड़ा दिल चाहिए। मतलब सिंपल वर्ड्स में बोलना चाहती हूँ, बहुत बड़ा दिल चाहिए, ये नहीं समझ पाते लोग। तो आई रियली सैल्यूट नहीं यू फॉर ऑल these things you told us. It's really great मतलब। नहीं ऐश्वर्या, बात वही है ना कि अगर आप जस्टिस में बिलीव करते हैं ना, तो ये सब चीजें कोई बड़ी बात नहीं। ये चीजें आपको ऑब्वियस लगती है। हाँ। और अगर आप मैनिपुलेट करते हो अपनी सिचुएशन पोजीशन को और शोर मचाते हो कि देखो, अब वही एनीवे, मतलब इसको मैं ज्यादा वो क्या ही बोलूं, मतलब असल में जज्बा अगर आपके इंसाफ का है, तो फिर आप ये भी समझोगे कि जब ऊंट करवट पलटता है तो कुछ लोगों को तो लपेटा जाता है। राइट। जी। अभी आपकी बातों से मुझे याद आया कि आपका कंसेंट के ऊपर बहुत सुंदर परफॉर्मेंस है ऐसी तैसी डेमोक्रेसी में।
और मैंने जब जी। सबसे पहले आपका नाम यूट्यूब पे सर्च किया था तो मैंने वही पीस देख के आई बिकेम योर फैन। तो मुझे जी शुक्रिया। ये प्रोसेस के बारे में मुझे जानना था कि जो कंटेंट आता है, मतलब आपका जो कॉमेडी का जो सेंटर है या जिस पे आप फोकस करते हो, दैट इज पॉलिटिक्स और फिर समाज की हम्म हाइपोक्रेसी, तो ये हम्म चीजें तो बहुत डिस्टर्बिंग और वायोलेंट और मैनिपुलेटिव इस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वो आपके पास आता है, फिर आप उसमें आपका एक विजन देते हो और उसको हम्म। परफॉर्मेंस में क्रिएट करते हो, तो ये सब प्रोसेस कैसे होती है? कोई प्रोसेस नहीं है, जो स्टेज पे है वो कोई, ना कोई उसका रिहर्सल है, ना कोई उसका रिटर्न स्क्रिप्ट है, कुछ नहीं है। इट इज जस्ट जो मैं मेरे अंदर है इस मुद्दे पे बोलने के लिए, वो ही बोलता हूँ। कोई प्रोसेस नहीं है इसका प्रोसेस सिर्फ ये है कि मैं जो देखता हूँ उस पर रिएक्ट करता हूँ। जी मतलब वो अपने आप अंदर से ही वो विजन के साथ घुल मिल के आ जाता है ऐसे। जी जी। इस बारे में और एक बात मैं करना चाहती हूँ कि पहले जमाने में मुझे ऐसे लगता है कि अब एक दौर में मजहर मजहब को भी हम क्रिटिसाइज कर पाते थे, मतलब रिलीजियन के एक मजाकिया ढंग से विदूषक काइंड ऑफ कैरेक्टर लेके हम। अभी अभी तक कुछ साल पहले तक कर पाते थे, पीके फिल्म हाँ। में हो नहीं रहा था। हम्म। ओ माई गॉड फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, उसमें हो रहा था। बहुत बढ़िया मूवी थी वो, ओ माय गॉड। हम्म। लेकिन अभी वो नामुमकिन सा हो गया है कि आप पे भी एक पुलिस केस लगा है, मुझे लगता है कि आपने किसी धार्मिक भावनाओं को आहत किया, तो मैंने आपको नहीं क्या किया है फील हुआ? वो मैंने तो जो मोदी जी ने बात कही थी वही रिपीट करी थी। तो अगर मैंने मोदी जी की बात रिपीट करने से मैं धर्म को आहत कर रहा हूँ, तो मेरे से पहले तो मोदी जी ने कर दिया। तो वो स्पेस जा रही है क्या, मतलब जो हम क्रिटिसाइज कर सकते थे वो? स्पेस जा रही है, कोई और स्पेस क्रिएट भी हो रही होगी ओ। जो शायद हमें अभी पता नहीं है। आप ये देखो ना कि जैसे आपका 10 साल का नेफ्यू है, ठीक है, हम्म। और उसका प्रधानमंत्री 70 साल का है। हम्म। तो डिस्कनेक्ट तो होगा ही ना। 10 साल के जो बच्चे हैं, 15 साल के, 20 साल के जो बच्चे हैं, वो अपना कुछ स्पेस क्रिएट कर रहे हैं कहीं पे, जो जिसकी लैंग्वेज भी डिफरेंट होगी, जिसके डायनामिक्स भी डिफरेंट होंगे, जो कुछ और ही तर्ज पे चलेगा। और हाँ। स्पेस खाली हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ही जो श्रिंक हो रहा है, जो जिस स्पेस की आप बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया ही शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट, विच इज नॉट सरप्राइजिंग, बिकॉज जो लिबरल डेमोक्रेसीज थी, उन्होंने उन्होंने फेल किया है ना लोगों को। कांवड़ियां हैं, जैसे कांवड़ियां समझते हो आप? अगस्त के महीने में, मतलब सावन का जो महीना चलता है, उसमें जो शिव भक्त होते हैं वो जगह जगह से जाके पैदल जाते हैं हरिद्वार, और वहां से गंगा जल मटकों में भर के पैदल ही लेके आते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ में तो ये, मतलब दिल्ली में तो और यूपी में तो बहुत ही ज्यादा उस दौरान, मतलब सारी सड़कें ब्लॉक होती हैं। क्या कहते हैं, सरकारें जो हैं उनको, मतलब डीएम और एसएसपी और डीजीपी वगैरह हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूलों की, गुलाब के फूलों की बारिश करते हैं, जबकि उनको ये नहीं पता हेलीकॉप्टर से गुलाब नीचे गिरेगा ही नहीं, पता नहीं उड़ के कहीं और चला जाएगा, बट वो करते हैं। और ये जो कांवड़ लेने जा रहे होते हैं, ये समाज का वो तबका होता है, इसके बारे में मैंने अभी क्विंट में एक आर्टिकल भी लिखा था। ये समाज का वो तबका होता है कि जो सावन के इन 7-8 दिनों के अलावा उनकी कोई अहमियत नहीं है समाज में। समाज ने उनको बिल्कुल हाशिए पे रखा हुआ है, और इनको ये 7-8 दिन मिलते हैं जहां पे वो डीएम तक उनके ऊपर फूल बरसा रहा है, और जगह जगह चीफ मिनिस्टर्स हाथ जोड़ के खड़े हैं, शिव भक्तों का स्वागत है, शिव भक्तों का स्वागत ओ। है। उनको उन 7 दिनों में ये महसूस होता है कि हमारी भी कोई वक़्त है। और उनके अंदर जो जो अर्बन एलीट है, जो जिसके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसको मौके मिले हैं, जिसने कब्जा किया हुआ है हर जगह पे, पब्लिक स्पेस पे, पब्लिक, जो जिसको सरकार जिसके बारे में पूछती है बाकी सारे टाइम, उसको उससे गुस्सा है। तो हम्म। वो जो जो ये शिव भक्त जब चल रहे होते हैं सड़कों पे, तो इनके हाथ में, किसी के हाथ में बेसबॉल बैट होता है, किसी के हाथ में लाठी होती है, वो ट्रैफिक को भी दादागिरी कर रहे होते हैं। और इससे जो ये नॉर्मल लोग हैं, जिनको पूरे टाइम इसकी आदत है कि भाई ट्रैफिक स्मूथ चलना चाहिए और ये और वो फलाना, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यार ये क्या गुंडागर्दी हो रही है, और सड़क पे गुंडे घूम रहे हैं और ये घूम रहे हैं। ये जानने की कोशिश कोई नहीं करता कि ये लोग हैं कौन, राइट। ये कहाँ से आ रहे हैं ये लोग। इन 7 दिनों में तो डीजीपी इनके ऊपर फूल बरसा रहा है, लेकिन ये 7 दिन खत्म होने के बाद इनके मोहल्ले में कोई क्राइम होगा, इनको उठा के पुलिस कूटेगी सबसे पहले।
तो ये लिबरल डेमोक्रेसीज ने क्या किया है, मतलब इन लोगों से बात ही नहीं करनी हमें, हमें अपनी ऐसी सोसाइटी है जहां पे ये लोग हैं ही नहीं। क्यों भाई, ये लोग क्या इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं है? हाँ इनसे कौन बात करेगा, इनके हक की बात कौन करेगा? राइट। एलीट को अपनी कार मिल गई, अपना अपार्टमेंट मिल गया, अपना जॉब मिल गया, अपने 2 बच्चे मिल गए, और वो उसके साथ मैकडोनल्ड्स में और केएफसी में खा के, मॉल में घूम घाम के आके, पार्किंग में 150 रुपए के टिकट लेके गाड़ी खड़ी कर दी, मल्टीप्लेक्स में फिल्म देख ली, वो साल में एक हॉलीडे मना लिया, ये कर लिया, उनकी जिंदगी ये है। लेकिन ये इस इंसान की जिंदगी का क्या? तो लिबरल डेमोक्रेसीज का ये फेलियर है। व्हाई डू यू थिंक ट्रम्प केम टू पावर इन अमेरिका? क्योंकि जो वर्किंग क्लास है उसकी तो ऐसी तैसी हो रखी है। जब जब लिबरल डेमोक्रेट्स तक की सरकारें हैं वहां पे एजुकेशन पे फोकस नहीं करती, क्योंकि अगर लड़के ज्यादा पढ़ गए तो फौज में नहीं जाएंगे, और फौज में नहीं जाएंगे तो जो हमारा जो आर्मी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, इसका हुआ कि हम नई लड़ाई जब लड़ने जाएंगे अपने वेपन्स बेचने के लिए, और इसका फायदा कैसे होगा? तो ये जो एक बड़ा बहुत बड़ा धोखा जो लिबरल डेमोक्रेसीज ने किया है अवाम के साथ, इसकी जिम्मेदारी तक लेने को तैयार नहीं है। और अब शगुफा ये छोड़ते हैं कि राइट आ रहा है, स्पेस श्रिंक हो रहा है। वही बात है, राइट तो इसलिए आ रहा है क्योंकि तंदूर आपने गर्म किया था। अभी इसी बात से मैं आगे बढ़ रही हूँ कि जी। अपना फेवरेट टॉपिक, मतलब हम्म। पाकिस्तान को ऐसे यूज किया जाता है कि कोई हमारा बड़ा दुश्मन है, और मतलब पाकिस्तान के बारे में एक अलग ही सोच हम रखते हैं इंडिया में। पाकिस्तान छोड़ो, जब हम्म। कश्मीरी लोग हैं उनको भी नहीं हम समझ पाते, जब आप बोले कि हम्म। जो पहले से है अपने इंडिया में। और मैंने हम्म। आपसे कई बार सुना है कि पाकिस्तान में आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, और आपका कुछ जी। इमोशनल कनेक्शन है कराची के साथ, आपके शोज हुए हैं वहां पे, आपके फैन फॉलोअर्स है। जी। तो थोड़ा सा हमें वो एक्सपीरियंस के बारे में बताओ कि वो पाकिस्तान की अलग पहचान या फिर अलग एक्सपीरियंसेस मैं सुनना चाहती हूँ आपसे। यार लोग तो यार अच्छे ही हैं, मतलब ये तो आप खुद देखो ना, ये तो इतना सिंपल। अब तो क्रिकेट मैच को लेके इतना कुछ होता नहीं है वैसे, मतलब क्रिकेटर्स आपस में दोस्त हैं, वो कल ही वीडियो चल रहा था, सब गले मिल रहे हैं आपस में, यारी दोस्ती में बातें हो रही हैं। उनके बीच में तो ऐसा कुछ है नहीं, वो तो गेम खेलते हैं और अपना अपना साथ में रात को फिर साथ में खाते पीते हैं। और लोगों में भी ऐसा ही है। पाकिस्तान के अपने खुद के मसले हैं, अभी देखो बाढ़ में डूबा हुआ है पूरा कंट्री, और वहां का प्रॉब्लम यही है कि लोग गरीब की वहां भी कोई नहीं सुन रहा है। और इंडिया और पाकिस्तान में ये भी है, बहुत सारे लोगों की फैमिलीज बटी हुई हैं, तो एक उनकी नेचुरल एफिनिटी तो है ही। ये तो ये तो अब क्लीशे हो गया है कहना कहना कि पाकिस्तान को दुश्मन बना के रखना इसलिए जरूरी है, लोगों को मिलने जुलने से रोकना इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान के बारे में, यार जिस चीज को बारे में आप जानते नहीं, मिथ बना के रखते हो जिस चीज को, उससे इंसान डरता है। राइट। और एक बार वो इंसान उस मिथ को एक्सप्लोर कर ले, जाके देख ले, जैसे भानगढ़ का एक फोर्ट है, ठीक है, यहाँ दिल्ली के पास में राजस्थान में अलवर में भानगढ़ फोर्ट है, जिसके बारे में ये मिथ फैलाई गई है, इट इज द मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट इन इंडिया, मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया। तो ये मिथ बनी हुई है, हॉन्टेड है, हॉन्टेड है, हॉन्टेड है। मैं भानगढ़ गया, मैं अंदर कोने कोने चप्पे चप्पे जा जाके छान के मारा, मैंने कहा भाई देखो तो सही कौन हॉन्टेड है। मैंने कहा आओ भैया कौन हो सामने, कुछ भी नहीं है वहां पे। तो ये मिथ मेकिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि अटेंशन, अब इंडिया में से कितने लोग पाकिस्तान गए हैं जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं? मेरे को तो नहीं लगता जो भी पाकिस्तान गया है वो नफरत करता होगा, और जो भी पाकिस्तान से इंडिया आया है वो भी नहीं करता। राइट। तो मिलेंगे जुलेंगे लोग तो असलियत समझ में आ जाएगी, असलियत समझ में आ जाएगी तो मिथ ब्रेक हो जाएगा, मिथ ब्रेक हो जाएगा तो जो भानगढ़ की इन्होंने मिथ बना के रखी है जिससे पॉलिटिकल रोटियां सिकती हैं दोनों साइड की, वो सिकनी बंद हो जाएंगी। अब वही अगेन फिर मैं वही बोलता हूँ कि अब अपने घरों में ही देख लो, आगे कोई पाकिस्तान गया नहीं होगा लेकिन गालियां बकती है। तो मेरे लिए तो पाकिस्तान, मेरी कोई फैमिली वहां से नहीं है, मेरे तो पाकिस्तान भानगढ़ फोर्ट था। मैंने कहा देखो तो सही इसमें क्या कौन से भूत घुसे हुए, जाके देखा तो कुछ भी नहीं है। सही अभी बात। कल परसों ही एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें बॉर्डर का वीडियो था कि इंडियन फोर्सेस की चौकी थी और थोड़ी दूर पे पाकिस्तानी फोर्सेस की चौकी थी। इंडियन चौकी पे सिद्धू मूसेवाले का गाना बज रहा था जोर जोर से, और दोनों चौकी के जो जो सुन सकते थे दोनों डांस कर रहे थे। तो ये वाली असलियतें जो है, इसको सुधीर चौधरी या अंजना ओम कश्यप इस नैरेटिव को थोड़ी एम्पलीफाई करेंगे। आपकी बातें सुन के मतलब मैं अलग सोच में पहुंच गई इतना सब सुन के। और आपको स्टैंड अप कॉमेडियन बोला जाता है, बट
यू आर मोर देन दैट लॉट। आपकी एक विचारधारा है, सोच है, जस्टिस के लिए आप लड़ते हो। तो कॉमेडी ये जो संकल्पना है, अभी कपिल शर्मा एकदम जी। फेमस है कि टीवी पे तो सब लोग एकदम हम्म पागल हो गए, दीवाने हो गए उसके। तो आप हम्म कॉमेडी की तरफ किस तरह से देखते हो? आपकी राय या नजरिया क्या है कॉमेडी की तरफ देखने का? मैं देखता ही नहीं हूँ स्टैंड अप कॉमेडी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। स्पेशली इंडिया की जो स्टैंड अप कॉमेडी है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं देखता ही नहीं। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो अमेजोन प्राइम पे एक शो है कॉमिक्स्तान, वो देख लो एक बार। कॉमेडी सिर्फ हंसाने जी। के लिए है, जोक्स चुटकुले सुनाने के? आपको कुछ क्या लगता है, मतलब क्यों नहीं देखना पसंद करते आप इंडियन कॉमेडी? नहीं, अगर सिर्फ हंसाने की तो मुझे तो हंसी भी नहीं आती उस पे। अब यार कोई भी फिल्म या कोई भी किताब अगर बोल रही है कि मैं सिर्फ हंसाने के लिए हूँ, तो हंसाओ तो सही यार। और अब कोई बेवकूफी के जोक पे तो हंसी आएगी नहीं, जोक में डेप्थ होगी, कुछ इंफॉर्मेशन होगी, कुछ क्रिटिक होगा, तो ही आपको हंसी भी आएगी। तो क्या बात कही है भाई। एक होता है वाह वाह निकलना मुंह से स्पॉन्टेनियसली, वो वाह वाह तो निकले ना। तो अगर कोई नया स्टैंड अप कॉमेडियन आ रहा है तो मतलब आप क्या उसको सलाह दोगे? मतलब अगर आपको ये पसंद नहीं है जो चल रहा है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू डू फ्रॉम देम? या फिर मतलब आपको क्या लगता है कि व्हाट इज गुड कॉमेडी? गुड कॉमेडी, अभी मैंने रिसेंटली कोलिन क्विन का एक नेटफ्लिक्स पे एक 1.25 घंटे का एक है, रेड स्टेट ब्लू ब्लू स्टेट, वो है गुड कॉमेडी, वो देखेगा आप जरा। और बाकी सलाह तो मैं किसी को ना दूं। करो यार, अपनी अपनी जर्नी है आपकी, जो करो करना है। क्योंकि जब हम स्पेस श्रिंक करने की बात करते हैं तो फिर तो स्पेस सब चीज के लिए होनी चाहिए ना, कपिल शर्मा के लिए भी स्पेस होना चाहिए। जब कपिल शर्मा को स्पेस मिला है तब वो कपिल की जिम्मेदारी है कि अपनी स्पेस का करता है क्या। उसने अच्छा किया हुआ है अपने लिए। और एक्चुअली देखा जाए तो कपिल शर्मा कॉमेडी कहाँ करता है, कपिल शर्मा तो कुछ वो शो करता है ना जिसमें असल वो फिल्म स्टार्स को बुलाता है। बट आई थिंक कपिल शर्मा का एक नेटफ्लिक्स स्पेशल भी है, विच आई एम टोल्ड इज क्वाइट गुड। क्योंकि टीवी का जो वो शो देखती हूँ उसका ना, तो लोग हंसते हैं, ही इज पॉपुलर, बट आई फील वेरी अनकंफर्टेबल जो जिस तरह का वो कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करता है, जो फीमेल कैरेक्टर्स उसके होते हैं, तो आई फील जी लाइक जी जी। वेरी, मुझे क्रीपी लगता है वो। तो मैं नहीं समझ पाती कि हाँ क्या चल रहा हाँ, है, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो क्यों। ऐसा है ना, जैसे जैसे एक वो फिल्म आई थी ना कबीर सिंह। हाँ, ठीक है, आपको बकवास लगेगी लेकिन बहुत सारी लड़कियां उसको डिफेंड करती हैं, बहुत सारी लड़कियां उसको डिफेंड करती तो मुंह बंद रखना चाहिए बोलना चाहिए जब इस तरह की ही शुरू होती है, मतलब डिबेट इस बारे में, या हैं। कुछ नहीं, बहुत कंटेंट है बाहर चूज करने के लिए, देखने के लिए, वो सब देखो। जो आपको बहुत सारी किताबें हैं पढ़ने के लिए, वो पढ़िए। और जो आपके आसपास का जो स्पेस है उसको सीड मत करिए, उसको अपने पास उसको कैप्चर करिए अपने आसपास के लोगों से। वहीं पे ये सब जो डिस्कशन हमने अभी किया है वहीं पे करिए वो डिस्कशन, वहां से चेंज होगा तो बाहर भी चेंज हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे हम पॉलिटिशियंस सडनली साइंटिफिक, आज आप देखो राहुल गांधी है, वो प्यार सद्भावना की बातें कर रहा है चारों तरफ घूम घाम के कि देश की एकता और ये और वो फलान ढींगा, सब जगह से गालियां खा रहा है। उसको उसके ऊपर इन्होंने इतनी गालियां बकी हैं उसको और उसकी माँ को, बीजेपी ने। हर दे कोई इटालियन वेट्रेस बोल दिया, कुछ पता नहीं कितने की वो बोल डांसर बोल दिया, कुछ बोल दिया। ठीक है, उसके बाप तक को नहीं छोड़ा, उसके जो है बाप के नाना तक को नहीं छोड़ा। ठीक है, वो फिर भी घूम घाम के प्यार सद्भावना और एकता की बातें करता रहता है, लेकिन हर जगह बोलते हैं इसके बस की कुछ नहीं, इसके बस की कुछ नहीं है। हो सकता है इसके बस की कुछ ना हो, लेकिन नफरत तो नहीं फैला रहा। तो यहीं से पता चल जाता है ना कि रुख किस तरफ है। और मजे की बात ये है कि ये वाला जो डिस्पेंसेशन है बीजेपी का, ये राहुल गांधी को गाली बकते हैं, सोनिया गांधी को गाली बकते हैं, राजीव गांधी को बकते हैं, जवाहरलाल नेहरू को गाली बकते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी के बारे में कुछ नहीं बोलते। क्योंकि जो इंदिरा गांधी की जो बदतमीजियां थी इमरजेंसी की, और इमरजेंसी पहले और उसके बाद, वो सब इन्हें पसंद है। सारे इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज इंदिरा गांधी ने किया, डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ानी शुरू करी इंदिरा गांधी ने। आप कभी नहीं सुनोगे बीजेपी को कोई भी बंदा आके इंदिरा गांधी के बारे में कुछ अनशंड बोल दे। हाँ, ये सही बात है। तो आपने जब बुक्स का मुद्दा उठाया तो मुझे 1984 बुक्स याद आया, जॉर्ज ऑरवेल का।
मुझे आपको पता ही होगा। तो उस मुझे ऐसे कभी कभी फील होता है कि उसने जो लिखा है सब, तो वो सब हो हम्म। रहा है आज के समाज में, ये देश का माहौल देखकर। तो मैं तो बहुत मायूस हो जाती हूँ देख के सब। तो आप बतौर लेखक, कवि, कॉमेडियन और पॉलिटिकल कमेंटेटर और एक संवेदनशील व्यक्ति, ये सब होने के जी। नाते आप आशावादी फील होता है कि आपको कुछ होगा? आप ये देखो ना, आप ऐसे मत सोचो। 1950s ने 1950s में हिंदुस्तान के आजाद होने के कुछ साल बाद ही शाहिर ने लिखा था, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। वो तब मायूस थे। तो मायूसी का दौर तो बरकरार रहेगा। सवाल ये नहीं है ऐश्वर्या के लड़ाई जीतनी है, सवाल ये है कि लड़ते रहना है। हम चाहे ये लड़ाई 50 साल बाद, 100 साल बाद या 200 साल बाद जीते हैं, हम ना रहें, लड़ाई जीते कोई और जीतेगा। लेकिन वो तभी जीतेगा जब इस टाइम कोई लड़ रहा होगा, कोई सवाल को जिंदा रखेगा। जैसे रवीश कुमार ने भी बोला है कि हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती, कुछ लड़ाई इसलिए लड़ी जाती है ताकि बाद में कोई कहे कि कोई लड़ा था। तो सवाल को जिंदा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सवाल पूछना बंद कर दिया तो वो सवाल मर जाएगा। सवाल मर जाएगा तो फिर तो लड़ाई भूल ही जाओ आप। लड़ाई का जीत भूल जाओ फिर आप। हाँ। भाई मंटो ने उस टाइम पे कहा था, इतना जब वो पाकिस्तान जाने की बात कर रहे थे तो उनको मंटो को बोला कि यार तुम कहाँ मुसलमान हो यार, क्या पाकिस्तान। तो उसने बोला इतना मुसलमान तो हुई ना कि दंगों में मारा जाओ। ये मंटो के जमाने की बात है। तो ऐसा नहीं है कि मायूसी कोई नई चीज है, इसी दौर में आई है। हमारे दौर की मायूसी ये है। राइट। 80 के दशक की मायूसी कुछ और थी, 90 की कुछ और, उससे पहले कुछ और। हर दौर की मायूसी अलग होती है, हमारे दौर की मायूसी है। संजय, आज हम आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला, और हमारी कर्तव्य साधना पॉडकास्ट में आपने इतनी सारी बातें हमसे शेयर की, तो इसलिए जी। हम आपसे तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, और बहुत जी, मुझे धन्यवाद। बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।